जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का 28 जनवरी 2019 का जो हमारा शिफ्ट 2 है उसका हिंदी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे, विस्तृत से समझेंगे हम आज इसे। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम अभी और भी प्रीवियस ईयर प्लस जो हमारा प्रैक्टिस सेट है आदि सभी करने वाले हैं यहाँ पर, जिससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो चलिए समय व्यतीत न करते हुए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो इसका आंसर होगा, एक छंद में हमारे 4 चरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है, इनको पद या पाद कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है, ये हम सभी को पता है। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों में जैसे हमारा छप्पे हो गया या कुंडलियाँ, इन सभी में 6 चरण होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का सही विकल्प इसमें से क्या है, इन चारों में से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1 हमारा जो है कोरी धमकी, इसका जो मुहावरा का होगा, जैसे हम कहते हैं गीदड़ भभकी मत दो, मतलब कोरी धमकी मत दो। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस का संबंध जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो पहला है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्म वाक्य। अब इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा, हाथी द्वारा केला खाया गया, ये बिल्कुल ही सही है। अब देखिए यहाँ पर हाथी ने केला खाया, ये हमारा कृतवाच्य है जिसका कर्मवाच्य होगा हाथी द्वारा केला खाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये आप सभी देख लेंगे एक बार। जैसे वाच्य के प्रकार हैं कृतवाच्य, कर्म और भाववाच्य। इसका उदाहरण देख सकते हैं। कृतवाच्य में होगा मोहन फल खाता है। कर्मवाच्य में मोहन के द्वारा फल खाया जाता है, ये काम मोहन के द्वारा हो रहा है, फल खाया जा रहा है। और भाववाच्य में होगा मोहन से फल नहीं खाया जाता है। ठीक है, ये भाववाच्य हो जाता है हमारा। वाच्य के प्रकार तीनों याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ऑप्शन जो सेकेंड है हमारा बिल्कुल ही सही है। ये होता है अर्धविराम का चिन्ह हमारा, ये होता है अल्प विराम और इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, और विस्मयादि बोधक का चिन्ह। आगे कुछ और भी चिन्ह हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमें आगे काम आ सकती हैं। जैसे आप जानते हैं विराम का अर्थ होता है ठहराव। लिखते समय या बोलते समय यदि पाठक या श्रोता को भाषा के सम्यक ज्ञान में कठिनाई होती है, एक ही वाक्य के कई वह भ्रमित हो सकते हैं। जैसे उसे जैसे रोको मत जाने दो, रोकने की बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे हिंदी में विराम चिन्हों की श्रृंखला देखते हैं। अल्प विराम आपको बता दिया मैंने, अर्धविराम अभी ऊपर ही क्वेश्चन था डिस्कस किया। पूर्ण विराम हम सभी को पता है, पूर्ण विराम सभी जानते हैं कि हमें इसे फुल स्टॉप कहते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे करते हैं, ये चिन्ह हो जाता है। उपविराम का आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह सभी को पता है, क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक भी लगभग सभी को ही पता होता है, फिर भी एक बार देख सकते हैं। संयोजक चिन्ह आप ऐसे करके जो चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे माता और पिता लिखते हैं हम, यहाँ पे माता और पिता लिखा तो यहाँ पे बीच में संयोजक चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक, तो इसे हम संयोजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। उसके बाद उद्धरण चिन्ह होता है हमारा। उद्धरण चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोष्ठक सभी को पता है, ब्रैकेट ऐसे हम बनाते हैं, चाहे ऐसे भी बनाते हैं, ये हमारा कोष्ठक चिन्ह हो जाता है। ब्रैकेट चिन्ह, निर्देश चिन्ह, निर्देश देते हैं हम, यहाँ पे डैश लगा के ऐसे करते हैं। ठीक, लोप चिन्ह आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे लोप चिन्ह बनाते हैं।
उसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह देख लेंगे, लाघव चिन्ह और त्रुटि चिन्ह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा। त्रुटि चिन्ह कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हम लिखते हैं तो ऐसे करके उसके बाद हम त्रुटि चिन्ह को लगा के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, तो त्रुटि चिन्ह को ध्यान में रखेंगे। और विवरण चिन्ह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन का आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 10 है आनंद जिनके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके या 10 है नॉन जिसके। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो पहला हमारा है, 10 है आनंद जिनके, यानी कि दशानन। और ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दशानन अगर आपसे पूछ देता है कौन सा समास है इसमें, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब एक बार शॉर्ट में हम समास देख लेते हैं। तत्पुरुष समास हमारा, जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, ये हम सभी को पता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करर से के द्वारा, ये सभी आपको पता है। तो वहाँ पे जब ये कारक चिन्ह आ जाए कहीं भी, तो आप तत्पुरुष समास टिक कर देंगे। बहुब्रीहि समास अभी हमने ऊपर समझा जस्ट। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जैसे हो गया कमल के समान नयन, कमल नयन। या महादेव, महादेव का क्या अर्थ है, महान है जो देव। यह हमारा कर्मधारय हो जाता है। अर्थात कि जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण या विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। पहचान करेंगे हम विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आते हैं। जैसे यहाँ पे कमल के समान नयन की बात हो रही है। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन है जिसका, वो कमल नयन हो गया। महादेव, महान है जो देव, ये हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। द्विगु समास हम सभी को पता है कि 2 पैरों का समूह। जैसे हमारा पहला जो होता है संख्या, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। अर्थात कि जैसे दोपहर कहते हैं, तो यहाँ पे दोपहर में आप देख सकते हैं दोपहर, दो दिया हुआ है तीनों, ठीक। लोकों का समाहार, त्रिलोक, त्रि दिया है यहाँ पे, तो इसमें संख्या आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वहाँ पे आप द्विगु समास कर दीजिएगा टिक। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त शब्द जो होता है अव्यय का काम करता है, यानी कि प्रतिदिन हमारा हो जाएगा, ठीक। एकाएक, ये सभी क्या है, ये अव्ययी, जो हमारा अव्ययी समास है उसके उदाहरण हैं, जिसमें हमारा पहला पद प्रधान होता है और समस्त शब्द होते हैं अव्यय के काम करते हैं। अव्यय मतलब अविकारी शब्द, जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में समस्त पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास क्या होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राम श्याम, राम और श्याम यहाँ पे है तो आप ऐसे कर देते हैं, योजक चिन्ह लगा के राम श्याम कर देते हैं। सर्दी गर्मी, सर्दी और गर्मी को हम बताते हैं, अभी मैंने बताया माता पिता का एक एग्जाम्पल, तो क्या होता है हमारा ये द्वंद्व समास हो जाता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो। आपको एक शब्द बताना है, इसके लिए क्या होगा, जैसे जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, इसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा, असंभव होगा, संभव होगा या अनिवार्य होगा या आजीवन होगा। इसका सही उत्तर होगा अनिवार्य। अब 7वें ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। असंभव का क्या होगा, जो किया न जा सके, मतलब कि असंभव कार्य हम कहते हैं ये कार्य असंभव है, मतलब कि जिसे किया न जा सके। संभव जिसके होने की संभावना होती है वो हमारा संभव होता है। अनिवार्य का पता ही है, जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। और आजीवन जो जीवन पर्यंत चलता है हमारा, उसे आजीवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। अरुण के लिए क्या होगा, अनेकार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा या चौथा। ऑप्शन नंबर पहला जो हमारा सूर्य है वह सही उत्तर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में
चार विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है। अधिकरण कारक आप सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर, यह हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक की विभक्ति। कारक की विभक्ति पहचानना है, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारे 8 कारक होते हैं इसका एक बार रिवीजन फटाफट करेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान आता है, को या के लिए अपादान से, मतलब अलग होने के संबंध में होता है। ये संबंध का की के होता है, अधिकरण में पर होता है, संबोधन हे अरे होता है। और इसे अभी हमने क्या समझा था, समास में जब हमारा तत्पुरुष समास आए तो वहाँ पर आप पाएंगे कि कारक जहाँ पे आपको मिले, जैसे इनमें से कोई भी एक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो आप वहाँ पे तत्पुरुष समास टिक कर देंगे बेशक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद अगर आपको पता होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है यह आप टिक कर लेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब जो हमारा तीसरा ऑप्शन है अति उत्तम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। मतलब कि क्रिया जो है वो भूतकाल से शुरू होकर जस्ट अभी अभी समाप्त हुई है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। सामान्य भूतकाल होगा या आसन्न भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। सही उत्तर होगा आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। इसको बताना है कि इसमें से कौन सा क्रिया होगा, कृदंत होगा या पूर्वकालिक क्रिया होगा या नाम धातु या संयुक्त क्रिया। अनु ने देखकर निबंध लिखा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है पूर्वकालिक क्रिया। अब समझते हैं इसे। अनु ने देखकर निबंध लिखा, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और जो होता है पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या था, अनु ने देखकर निबंध लिखा। देख कर, यहाँ पे आप पाएंगे कि कर लगा हुआ है। यहाँ पे रचना के आधार पर क्रिया में 5 भेद माने गए हैं। 5 भेद होते हैं, जैसे हमारा सामान्य क्रिया हो गया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब सामान्य क्रिया देखते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जैसे सोहन ने गाना गाया, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है कि सोहन गाना गा रहा है, यहाँ पे हमारा सामान्य क्रिया हो जाता है। मैंने खाना खा लिया, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाए, मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पे हमारा संयुक्त क्रिया हो जाता है। अब हथियाना और गर्म गरमाना, ये सभी क्या है, हमारा नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया हमारी नाम धातु क्रिया होती है। यहाँ पे देखते हैं, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। शिक्षक द्वारा कोई काम करवाया जा रहा है विद्यार्थी से, मतलब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से करवा रहा है, यानी कि वो प्रेरणा दे रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अपने काम न करके दूसरे से करवाना। ओके, वह पढ़कर सो गया, यहाँ पे होगी पूर्वकालिक क्रिया, मतलब कि वह पढ़ाई करके सो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वह पढ़ भी चुका है और उसके बाद सो गया है पढ़ने के बाद, यानी कि कर्ता एक क्रिया समाप्त कर चुका है और तत्काल दूसरी क्रिया वह आरंभ कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंध कर्ता का आपको सही स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 जो है प्रबंध कर्त्री, ठीक। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। बहुवचन आपको बताना है नेता का,
नेता का बहुवचन क्या होगा? नेते होगा या नेतो होगा या नेताओं होगा या नेता होगा? तो नेता का बहुवचन जो होगा वो नेता ही होगा। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में फिर बहुवचन ही बताना है। किसका? ऋतु का। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतुएं होगा या ऋतुओं होगा या ऋतुओं होगा या ऋतुएं होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो पहला हमारा है ऋतुएं, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? मतलब कि जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है कि द्वित्व कहलाता है या तालव्य या स्वर तंत्रीय? ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा संयुक्ताक्षर कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा व्यंजन इनमें से नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। ऑप्शन जो पहला हमारा ण, ये नासिका द्वारा उच्चारित होता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है के टी यम दो, आप इससे भी याद रख सकते हैं केटीएम दो से भी। ठीक, अब देखिए क वर्ग का जो भी आता है हमारा क से अंग तक, ये कंठ होता है, कंठ से उच्चारित होता है या बोला जाता है। टी फॉर होता है हमारा तालव्य। च वर्ग का जो भी होता है हमारा वो तालव्य होता है। एम से आता है हमारा मूर्धन्य, एम फॉर मूर्धन्य याद रखेंगे। ट वर्ग का सभी ट ठ ड ढ ण, ये हमारा आ जाएगा एम जो मूर्धन्य वर्ग में है, ट वर्ग में। डी फॉर दंत्य, तो थ द ध न, ये हमारा दंत्य यानी कि त वर्ग का हो जाता है। ओष्ठ आता है हमारा ओ फॉर ओष्ठ यानी कि प फ ब भ म, ये हमारा प वर्ग का ओ में आ जाता है, ओष्ठ में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है हमारा बताएंगे किससे उच्चारित होगा, ये हमारा तालव्य हो जाएगा। ड क्या होगा? ड हमारा मूर्धन्य है और द से द ये हमारा है त वर्ग का यानी कि दंत से, तो आप के टी एम दो से याद रखेंगे। कंठ तालु मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। ओके, और जो हमारा आखिरी का होता है अंग य ड़ न म, ये हमारा होता है अनुनासिक, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, तथा स ख स जो हमारा होता है वो ऊष्म व्यंजन उसे हम कहते हैं। ये भी आप ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। स ख स ह, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये आप कहीं लिख लेंगे नोट करके। और जो हमारा ये होता है सघोष अघोष, जो हमारा प्रत्येक व्यंजन का 3, 4 और 5वां जो होता है और सभी स्वर, ये हमारे होते हैं सघोष यानी कि इसे हम घोष भी कहते हैं। और जो प्रत्येक व्यंजन का हमारा पहला और दूसरा जो होता है वर्ग, वो हमारा अघोष कहलाता है। इसी में महाप्राण और अल्प प्राण भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा और चौथा जो होता है, जैसे हमारा दूसरा क्या आएगा? ख आएगा, चौथा घ, ये हमारा महाप्राण हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो सारे वर्ग होते हैं उसके दूसरा और चौथा ये हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। और पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। जैसे क से, यहाँ पे लिख देते हैं कहीं, क से आपका क ख ग घ अंग, इसमें हमारा दूसरा ये ख और चौथा ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। और जो 3 बचा हमारा पहला, तीसरा और 5वां, ये हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक, ये अल्प प्राण हो जाएगा। अब इसी में एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, सघोष अघोष भी यहीं से आप समझ सकते हैं। जैसे हमारा अघोष कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा ये हमारा अघोष हो जाता है प्रत्येक वर्ग का, जो अभी मैंने बताया आपको केटीएम 2 से, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये हमारा पहला दूसरा अघोष हो जाता है। प्लस स ख स, ये भी हमारा अघोष होता है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा, चौथा, 5वां होता है ये सघोष होता है। और इसके बाद इसमें प्लस
जो सभी हमारे स्वर होते हैं ये भी हमारे सघोषी होते हैं। आल स्वर मतलब सभी स्वर भी सघोषी होते हैं। प्लस य, र, ल, व, ह ये हमारे सभी सघोष होते हैं। ठीक, इसे आप ध्यान में रखेंगे, कहीं नोट करके लिख लेंगे। देखते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। इसमें बताना है कि यह करेला कड़वा है। इसका क्या आंसर होगा, उत्तरावस्था में है कि मूलावस्था में, या उत्तमावस्था में, या अधिकावस्था में है। इसका सही जवाब होगा मूलावस्था। अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। यह हम सभी को पता है कि रामचरितमानस है। अगला देखते हैं, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि जो है वह प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। ये हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक रचना है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया है किस लेखक को दिया गया। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर बताएंगे आप। राम दशरथ मिश्र जी हैं, या रमेश कुंतल मेघ, या रमेश चंद्र शाह, या मृदुला गर्ग। इसका ऑप्शन जो है हमारा सेकंड नंबर का, रमेश कुंतल मेघ जी को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा गद्यांश है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। अब इसमें हमको गद्यांश पढ़ना है। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है जो आप इतना बड़ा गद्यांश पढ़ें, तो आप एक काम करेंगे, ट्रिक के माध्यम से ये एक चीज़ करिएगा, यहाँ पे आप सीधा क्वेश्चन पे आइएगा। इतना पढ़ने के बजाय क्वेश्चन देखेंगे हम सीधा कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे कि खेलों की दुनिया कहाँ लिखा गया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले लाइन में लिखा है कि व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। यानी कि ऑप्शन में हमारा क्या है देखेंगे, भूमंडलीकरण है, समाजीकरण है, व्यवसायीकरण है और ओलंपिक है। तो अभी हमने जस्ट पहले ही लाइन में इसका आंसर पाया कि व्यवसायीकरण के द्वारा खेलों की दुनिया क्या हो गई है, चपेट में आ गई है। तो हमारा पहला उत्तर यूं मिल गया। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस चीज़ को ढूंढेंगे कि इसमें पैराग्राफ में कहाँ वो चीज़ दिया गया है, फिर वहाँ की लाइन हम पढ़ के अपना उत्तर पा लेंगे। इतना पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाएंगे आप एग्जाम में। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसी से हमारा 3-4 क्वेश्चन पूछता है गद्यांश से, तो फिर हम क्वेश्चन पे सीधा आएंगे कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला। क्वेश्चन पूछा हमारा कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। खेल उत्सव से मिला है कि IPL से मिला है, या कोडक कंपनी, या उद्योग, किससे मिला है। 4 ऑप्शन में चलेंगे, पहले ढूंढेंगे खेल की अर्थव्यवस्था, एक एक पॉइंट हम पकड़ेंगे। खेल की अर्थव्यवस्था है, अब देखेंगे इसमें हमें कहाँ खेल की अर्थव्यवस्था मिल रहा है। तो आप पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, IPL। ठीक, तो इस तरह हम ट्रिक के माध्यम से अपना आंसर ढूंढ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरह देखेंगे कि बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। यह हमारा क्वेश्चन पूछा है कि बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। अब ये चीज़ें हम ढूंढेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, बाजार ने खेलों को ऐसे उद्योग में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। यानी कि किस पर असर पड़ रहा है, किस पर असर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में पूछा है, तो आम लोगों पर। यहाँ पे सामान्य जनजीवन यानी कि आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, असर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम आंसर अपना ढूंढ लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। अब हम सीधा चलेंगे अपने
जो हमारा पैराग्राफ दिया है इसमें ढूंढेंगे कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कहाँ लिखा हुआ है। इतना सारी चीज़ें पढ़ने के बजाय हम ये एक आप कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे और वही चीज़ ढूंढ लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी है। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी पहले ऑप्शन में हमें मिल गया। ठीक, तो इस तरह हम अपना टाइम बचा सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि अपना टाइम बचाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है, आयोजकों, जनता, लोगों की या सरकार की। तो अब ढूंढेंगे हम कि विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। किसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक, इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त, यानी कि पहले ये ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया, आयोजकों की जो आमदनी में हुआ है इजाफा हुआ है। इस तरह हम अपना टाइम बचा के अपना आंसर फटाफट ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28वें नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदों के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब देखते हैं लिखा हुआ है तरनी, तनुजा, टरतमाल, तरुवर, बहुछाए। एक चीज आपको बता दें कि जहाँ पे आपको एक शब्द यहाँ पे दिख रहा है कई बार, तरनी, तनुजा, टरतमाल, ठीक, तो आपका बार बार इसका उच्चारण हुआ है, यानी कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आ जाएगा हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा चौवर्ड जो है बार बार इसकी आवृत्ति हो रही, बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पे यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक से अधिक बार एक शब्द आता है पर अर्थ जो होता है अलग होता है, वहाँ पे हमारा यमक अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार कैसे होता है, उपमा अलंकार जैसे हम सभी को पता है, उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी चीज़ की, जैसे यहाँ पे सम, समान, सा, सी, से, तुल्य, ये सारे शब्द जहाँ पे भी आपको मिले उपमा अलंकार आप कर दीजिएगा। ठीक, मतलब कि इसमें किसी चीज़ से तुलना होती है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर से तुलना हो रही है किसकी, उसके समान बताया जा रहा है कि गंभीर हृदय हो, यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। अब आता है उत्प्रेक्षा भी आप जान जाइए, साथ ही साथ मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, त्यों, एव, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। उपमा उत्प्रेक्षा, इसे आप समझेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारा यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया। अब बचा हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द होता है, कई अर्थ होता है, यानी कि अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष शून्य। यहाँ पे क्या है, पानी का जो अर्थ है वो अनेकार्थी शब्द में प्रयोग हो रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक, एक पानी का दूसरा अर्थ है कि पानी राखिए, और बिन पानी सब सून, एक पानी का अर्थ है हमारा पीने वाला पानी एक हो जाएगा, और एक पानी का अर्थ है जो पानी राखिए कहते हैं ना, पानी राख लो, ये वो, तो वहाँ पे इसका अनेकार्थी शब्द प्रयोग हो रहा है, अनेक अर्थों में पानी का, यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 29वें नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही, इसमें कौन सा आएगा आपका आंसर, आज दिन भर वर्षा होती रही। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो पहला है, क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है क्या होगा। आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। अब आप ऐसे बोले तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ, आप नानी घर जाओ, लेकिन सही शुद्ध इसका आपको बताना है तो आप करेंगे आप नानी के घर जाइए। अगला देखते हैं, हमारा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। बस हमारे 6 और इसके बाद क्वेश्चन बचे हैं। सही समान
अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। कौशल का क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन पहला हमारा दक्षता। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है उपसर्ग अवगुण में क्या है, गुण है या अ है या अव है या ड़ है। अब उपसर्ग आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा उपसर्ग होता है वो पहले आता है। जैसे अवगुण में क्या उपसर्ग है? अ हमारा उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है बाद में। ठीक, जैसे गुण हमारा प्रत्यय हो जाएगा और उपसर्ग क्या होगा? अ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से नहीं बना है। आपको बताना है कि इन चारों में से प्रत्यय से कौन नहीं बना है। प्रत्यय उपसर्ग अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है बाद में लगता है, पहले ही आप बताएंगे। तो इसमें से क्या प्रत्यय से नहीं बना है? सफल, क्योंकि सफल जो है हमारा स उपसर्ग आगे लगा है, हमारा स उपसर्ग, तब हमारा सफल बना है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तद्भव ग्राम का आपको बताना है कि क्या होगा। शहर होगा, गांव होगा, सड़क होगा या खेत होगा। हम सभी को पता है ग्राम जो है हमारा उसका तद्भव रूप है गांव। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से विपरीत अर्थ वाला आपको विकल्प चुनना है। बंधन का विपरीत क्या होगा? बंधन मतलब किसी चीज को बांधना, और मुक्त मतलब छोड़ देना, मुक्त कर देना किसी चीज को। तो ये इसका विपरीत क्या होगा? बंधन का विपरीत होगा मुक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। आपको सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? सुधन उक्ति, सुजमा उक्ति, सुजमाति, सजमा उक्ति। कौन सा इसमें आपको सही संधि विच्छेद लग रहा है, आप बताएंगे। ऑप्शन जो हमारा पहला है सुजमा उक्ति, ये बिल्कुल ही सही है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हमारा धर्मात्मा का फिर सही संधि विच्छेद पूछ रहा है कि धर्मात्मा का क्या होगा। धर्म जमा आत्मा, धर्म जमा आत्मा, धर्म जमा तमा और धर्मा जमा तमा। बताएंगे आप इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन जो हमारा दूसरा है बिल्कुल सही होगा, धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा होता है। ठीक, सो ये था हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हमारा 28 जनवरी को पेपर हुआ था 2019 का, सिर्फ दूसरे का ये पेपर था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ें बताई है मैंने उसे आप नोट करके कहीं लिख सकते हैं। ठीक, अगले वीडियो में मिलेंगे हम। इसी शिफ्ट का जो हमारा जनरल साइंस का जीएस का पेपर था उसके साथ अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, अभ्युदय क्लासेस यूपी से जुड़ना नहीं भूलेंगे। जाते वक्त चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। थैंक यू।